गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम पॉलिटिकल जो पार्ट है वो पढ़ रहे हैं और उसमें जो पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। लोकतंत्र की परिभाषा हमने देख ली कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग टॉपिक को लेकर हमने लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन किया है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि लोकतंत्र के फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। इन सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद में जो निष्कर्ष निकलता है वो यही है कि लोकतंत्र जिन देशों में लागू है वो अपने देश को मजबूती प्रदान करता है। पहले हमने ये भी देखा कि बहुत से ऐसे देश थे जहाँ पर लोकतांत्रिक जो पद्धति होती थी उसको अपनाया नहीं जाता था, राजतंत्र होता था, राजा का बेटा राजा बन जाता था, कानून सभी के लिए समान नहीं था, राजा का जो निर्णय होता था वो अंतिम निर्णय होता था। लेकिन लोकतांत्रिक जो देश थे वहाँ पर संविधान बना, कानून बना और प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्रदान किए गए। उन अधिकारों में रहकर ही प्रत्येक व्यक्ति को कार्य किया जाता है। जैसे भारत की हम बात करें, मैंने बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, जहाँ पर जो वयस्क जो मताधिकार वाले जो लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो भारत की अगर हम बात करें तो एक बड़े पद से लेकर एक आम व्यक्ति तक सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित की गई है ताकि किसी सरकार का या किसी व्यक्ति विशेष का उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो। स्वतंत्र न्यायपालिका है और न्यायपालिका के अधीन चाहे गरीब हो या अमीर हो या बड़ा व्यक्ति हो वो सब समान है। सज़ा की जगह सज़ा दी जाती है, दंड की जगह दंड दिया जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक जो पद्धति है वो शासन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। हालांकि कुछ कमियां हैं उसमें, लोकतंत्र में कुछ कमियां हो जाती है क्योंकि कई बार फैसले लेट आते हैं, गतिरोध बरकरार रहता है। लेकिन फिर भी अगर जो डिसीजन आता है वो आएगा, 100% डिसीजन आएगा। बहस हो सकती है, समय लग सकता है, लेकिन डिसीजंस आएंगे, निर्णय आएगा। उसके बाद में हमने देख लिया लोकतंत्र के फायदे क्या क्या हैं और ये देखा कि अन्य जो कई ऐसे देश थे जहाँ पर लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है उनके क्या हाल हुए हैं। चाहे आप परवेज मुशर्रफ की सरकार से देख लीजिए पाकिस्तान में, चीन में देख लीजिए जो वहाँ की राष्ट्रीय जनसंसद है, मैक्सिको में देख लीजिए वहाँ पर किस प्रकार का सत्ता पलट होता है। शासन की सारी दूरी एक व्यक्ति के ऊपर या एक संगठन के ऊपर निर्भर करती है। बदलाव होने की जो बदलाव होना चाहिए समय से वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि दबाव नहीं होता है। लेकिन लोकतंत्र जहाँ पर स्थापित है, जिन देशों में लोकतांत्रिक सरकारें जिन देशों में स्थापित है वहाँ पर दबाव बहुत ज़्यादा रहता है, जनता की अपेक्षाओं का दबाव रहता है, विकास का दबाव रहता है। क्यों? क्योंकि जनता जनार्दन ने अगर लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधि को जिताया है, अगर आप अच्छा कार्य नहीं करेंगे, प्रतिनिधि जीत के चला गया, अगर वो जनता के लिए कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं करता है, जनता का भला नहीं सोचता है, तो फिर 5 साल बाद में चुनाव होंगे और उस समय जनता उसे सबक सिखा देगी। इसीलिए लोकतंत्र में आपको कार्य करना पड़ेगा, आपको जनता के लिए कार्य करना पड़ेगा, उनकी सुविधाएं उपलब्ध करवानी पड़ेगी, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा। क्यों? वो जानते हैं कि हमारा पद स्थिर नहीं है, आज 5 साल हम जीत के आ गए, अगली बार अगर हम जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरते हैं तो वही जनता हमें हरा भी सकती है। तो एक लोकतंत्र जो देश जो है वहाँ की शासन पद्धति सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है, जहाँ पर बदलाव हो सकता है, आप अपना विकास करवा सकते हैं, आप अपने कार्य करवा सकते हैं। सीधा जो आपके प्रतिनिधि है या शासक है उनका सीधा जुड़ाव जनता के प्रति होता है। राजा है, राजा तक हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, राजा तक हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, फिर राजा अपनी मनमर्जी करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। और भारत जैसे विशाल देश में तो कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो बार बार सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आंदोलन करती है, कोई कार्य नहीं करती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है।
तो इस प्रकार की पद्धति भारत में है, जहां पर विपक्ष को नीचे दिखाने के लिए पक्ष जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो बहुत से कार्य करती है, विकास के कार्य करती है, ताकि जनता आगे आने वाले चुनाव में उन्हें फिर से जीता सके। तो ये लोकतांत्रिक पद्धति की एक विशेषता हमने देखी है, छोटी छोटी विशेषता हमने देख ली है, और लगभग ये कह सकते हैं कि आपका जो चैप्टर है वो अब समाप्ति की ओर है। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। देखिए, लोकतांत्रिक देशों में मतदान का उपयोग किया जाता है, और जहाँ राजतंत्र है वहाँ मतदान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि राजा ही शासन करेगा, उसके बाद में उसका बेटा शासन करेगा। लोकतांत्रिक देशों के अलावा अगर हम हटके देखें, हालांकि अब तो अधिकांश जो देश हैं वहाँ पर लोकतंत्रात्मक जो सरकारें हैं वो बनने लग गई है अधिकांश देशों में, लेकिन फिर भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार एक शब्द है, इसका सही ढंग से इस्तेमाल पहले नहीं होता था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? भारत के नजरिए से अगर हम देखें तो क्या होता है कि भारत में 18 वर्ष का युवक या युवती मतदान कर सकता है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। और वयस्कता की जो एज है मतदान के लिए वो कितनी बताई गई है? 18 वर्ष। तो इसका मतलब ये है कि 18 वर्ष के बाद में कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है, और बहुत से देशों ने इस सार्वभौम वयस्क मताधिकार की पद्धति को अपनाया है कि 18 वर्ष होते ही आप मतदान करने के अधिकार रखते हैं। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार का बता दिया गया, लेकिन फिर भी कई ऐसे देश हैं, चाहे सऊदी अरब हो, जहां पर 2015 तक महिलाओं को जो वोट देते थे उसका अधिकार ही नहीं था, उसके वोट का कोई मोल ही नहीं था। तो ये चीज़ें हैं कि हम वयस्क मताधिकार की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे देश थे जो मताधिकार के महत्व को नहीं जानते थे, जिसमें समान अधिकारों से वंचित रखा जाता था। सीधी सी बात है, यानी कि मतदान करने का अधिकार होता था, लेकिन फिर भी वहाँ पर समानता नहीं दिखती थी। कैसे? सऊदी अरब का आप उदाहरण ले लीजिए। सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, यानी कि ये कह सकते हैं कि समान अधिकारों से वंचित रखने के लिए पुरुष तो मतदान देते थे सऊदी अरब में 2015 तक। अब तो हालांकि अधिकार मिल गया है, लेकिन पहले की हम बात कर रहे हैं कि 2015 तक जो सऊदी अरब है उसमें जो महिलाएं होती थी उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता था। फिर दूसरा देश है एस्टोनिया, ठीक है। ये एक ऐसा देश था जहां पर जो रूस के जो अल्पसंख्यक होते थे, रूस के रहने वाले व्यक्ति अल्पसंख्यक, उन व्यक्तियों को यहाँ पर मतदान देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप मतदान का वयस्क मताधिकार को आप बढ़ावा भी दे रहे हैं, सार्वभौम वयस्क मताधिकार को आप लागू कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसी जगह हैं जो इसके अपवाद स्वरूप है। चाहे सऊदी अरब हो जिसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, एस्टोनिया जिसमें रूस के जो अल्पसंख्यक के लोग आके रहे थे उन्हें मतदान करने में समस्या का सामना करना पड़ता था। तो ये कह सकते हैं कि उन्हें निष्पक्ष ढंग से मतदान करने का अधिकार नहीं था। अब देख लीजिए फिजी, एक छोटा सा देश है फिजी की चुनाव प्रणाली, फिजी की चुनाव प्रणाली क्या होती थी कि इसमें जो भारतीय मूल के व्यक्ति होते थे, यानी कि फिजी में रहने वाले भारतीय मूल जो भारतीय थे लेकिन फिजी में जाकर बस गए, तो जो भारतीय मूल के व्यक्ति थे उनका जो मत होता था वो फिजी मूल के नागरिकों से आधा होता था। यानी आधे से मतलब यह है कि जो फिजी देश है उसमें जो भारतीय मूल के जो नागरिक हैं वो रह रहे हैं, और जब उनका मतदान होता था तो फिजी के लोगों की तुलना में उनके मताधिकार को कितना माना जाता था? आधा। यानी कि अगर 2 भारतीय मूल के व्यक्ति वोट करते हैं, दो ठीक है, तो फिजी में उसको कितना माना जाएगा? 1, इसका आधा। और फिजी में
कोई भी व्यक्ति फिजी मूल का व्यक्ति है तो उसका वोट एक ही माना जाता था, यानी फिजी वोट करे तो उसका पृथक वोट था एक, और दो भारतीयों का वोट मिलकर एक वोट होता था। तो कहने का मतलब दो वोट भारतीय देंगे तो उनका वोट कितना गिना जाएगा, एक, और फिजी मूल का व्यक्ति अगर मतदान कर रहा है तो उसका वोट एक ही गिना जाएगा, एक का एक ही गिना जाएगा, दो के दो। लेकिन भारतीयों का उल्टा था कि जो भारतीयों के मतदान होते थे उसका आधा ही मत गिना जाता था। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि लोकतांत्रिक प्रणाली लागू तो है, सार्वभौम जो वैश्य मताधिकार है वो भी दिया गया है, लेकिन फिर भी इसके अपवाद स्वरूप कई ऐसे तर्क हैं, चाहे सऊदी अरब हो, एस्टोनिया हो या फिजी हो, जहां पर मतदान तो है लेकिन समान अधिकारों से उनको वंचित रखा हुआ है। जैसे महिलाएं वोट नहीं दे सकती, क्यों? महिलाएं वोट क्यों नहीं दे सकती? देना चाहिए लेकिन नहीं दे सकते। कहां पर? सऊदी अरब में। उसके बाद में एस्टोनिया, जो रूसी मूल के जो अल्पसंख्यक थे उनको मतदान देने में दिक्कत आती है वहाँ पर। फिजी में जो भारतीय मूल के नागरिक थे मतदान देते थे, लेकिन उनका मत फिजी के मुकाबले कितना समझा जाता था? आधा। तो ये समस्याएं उनको आती थी। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कानून का राज और अधिकारों का आधार, यानी कि किस तरह से लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, लेकिन कभी कभी लोकतांत्रिक प्रणालियां या देश अलोकतांत्रिक की ओर भी अग्रसर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कानून का राज और अधिकारों का आदर। एक छोटा सा देश है जिम्बाब्वे, छोटा सा देश जिम्बाब्वे 1980 में जो अल्पसंख्यक थे, गोरे अल्पसंख्यक, उनसे उसको मुक्ति मिल गई। एक कहानी है छोटी सी कि जिम्बाब्वे एक छोटा सा देश है जो गुलाम था अल्पसंख्यक गोरों का, लेकिन 1980 में अल्पसंख्यक जो गोरे थे उनसे इसको मुक्ति मिल गई। और यहां पर एक ही मुख्य पार्टी थी, जानू पीएफ, ये मुख्य पार्टी थी यहाँ की, यानी कि जानू पीएफ यहाँ की मुख्य पार्टी थी। कहाँ की? जिम्बाब्वे की। 1980 में आज़ाद हुआ, मतदान का अधिकार हुआ, सरकारें बनने लग गई, और सरकारें जब बनी तो नई नई पार्टियां सामने आई। लेकिन जिम्बाब्वे में एकमात्र प्रसिद्ध जो पार्टी थी वो कौन सी थी? जानू पीएफ, यानी इसी जो दल था एक, ये दल जानू पीएफ दल, इसी दल का यहाँ पर क्या चलता था? राज चलता था। यही दल प्रारंभ से राज करता आ रहा है। इसका जो नेता था रॉबर्ट, यानी कि जो जानू पीएफ दल है इसकी सरकार होती थी, और अधिक समय तक यही जो दल है जानू पीएफ वो वहां पर क्या करता आ रहा था? राज करता आ रहा था। रॉबर्ट मुगाबे, यानी कि ये जो रॉबर्ट मुगाबे है ये इस दल का मुखिया था, यानी कि इस दल का नेता कौन था? रॉबर्ट मुगाबे। और आगे चलकर वो क्या बन गया? यहाँ का राष्ट्रपति बन गया। ठीक है, ये यहाँ का राष्ट्रपति बन गया। रॉबर्ट मुगाबे अपनी जनता के लिए बहुत लोकप्रिय था, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था, लेकिन फिर भी ये गलत तरीके अपनाता था जीतने के लिए या प्रजा को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। सरकारी जो डिपार्टमेंट थे उनको कंट्रोल करने के लिए ये गलत तरीके अपनाता था। हालांकि जनता के बीच में फेमस भी था, प्रसिद्ध था, लेकिन फिर भी ये कई ऐसे डिपार्टमेंट थे जिनके साथ ये दुर्व्यवहार करता था या गलत तरीके का व्यवहार उनके साथ करता था। यानी कहने का मतलब कैसा व्यवहार करता था कि जो भी सरकारी विरोधी आंदोलन है या प्रदर्शन है उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसने क्या कह दिया कि जो भी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, वो क्या है? गैर कानूनी। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसे सजा मिलेगी। यानी कि लोकप्रिय होने के बावजूद भी, बहुत लोकप्रिय था लेकिन उसके बावजूद भी ये कई प्रकार के गलत तरीके या गलत डिसीजन लेता था। और पहला डिसीजन क्या कहा मैंने कि जो भी सरकारी विरोधी आंदोलन होते थे या विरोध प्रदर्शन होते थे उनको उसने क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। उसके बाद में जो भी रेडियो था, टेलीविज़न था, उनके ऊपर अपना नियंत्रण
स्थापित कर दिया। यानी कि रेडियो टेलीविजन को यह आदेश दे दिया रॉबर्ट मुगाबे ने रेडियो और टेलीविजन को क्या आदेश दे दिया कि आप सरकार विरोधी कोई भी न्यूज नहीं चलाएंगे, केवल अपने न्यूज चैनलों में सरकार की तारीफ ही करेंगे। हमारी जो सरकार है, रॉबर्ट मुगाबे की जो सरकार है, उसकी आप टेलीविजन में और रेडियो में मात्र तारीफ करेंगे, आप सरकार की आलोचना नहीं करेंगे। अखबार लिखने के लिए स्वतंत्र थे, अखबार लिखने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन उनके ऊपर भी दबाव बनाया जाता था कि आप सरकार विरोधी कोई भी चीज़ नहीं लिखेंगे। और जो पत्रकार होते थे उनके ऊपर दबाव बनाया जाता था कि आप सरकार विरोधी कोई भी न्यूज अपने अखबार में नहीं लिखेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लोकतांत्रिक पद्धति में प्रसिद्ध हो गया रॉबर्ट मुगाबे, लोकप्रिय था, लेकिन फिर भी उसकी गलत नीतियां और गलत व्यवहार अलोकतांत्रिकता को जन्म दे रही थी। और गलत व्यवहार क्या था कि सरकारी आंदोलन को कुचल देना, सरकारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो उसको गैर कानूनी घोषित कर देना, टीवी और रेडियो के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया, उसके खिलाफ कोई न्यूज़ दिखाएगा तो उसको सज़ा मिलेगी, आपको केवल उसके पक्ष की न्यूज़ दिखानी है। अखबार स्वतंत्रता लिखने के लिए, लेकिन उसके ऊपर भी एक दबाव बना दिया गया कि आप अखबार में सरकार विरोधी कोई चीज़ नहीं लिखेंगे। और पत्रकार कोई लिखता तो उसके ऊपर भी क्या कर दिया जाता था, दबाव या प्रेशर बना दिया जाता था। यानी कि जो भी पत्रकार सरकार के विरोध में कुछ भी लिखता तो उसको क्या किया जाता, परेशान, उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाता था रॉबर्ट मुगाबे के द्वारा। यानी कि कहने का मतलब है कि रॉबर्ट मुगाबे लोकप्रिय होने के बावजूद भी बहुत सी उसने ऐसी गलतियां की है जिसकी वजह से लोकतांत्रिक पद्धति से हटकर वह अलोकतांत्रिक कार्य करने लग गया। न्यायालय के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, वो जजों के ऊपर दबाव बनाता था। न्यायालय के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का मतलब क्या है कि स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है। भारत में उल्टा है, भारत में जो स्वतंत्र न्यायपालिका है इसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। लेकिन जिम्बाब्वे में क्या था, रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका होती थी उसको भी अपने नियंत्रण में ले लिया। जज है उसके ऊपर दबाव बना दिया जाता था डिसीजन देने को लेकर। तो ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक पद्धति से चुना गया, लोकतांत्रिक सरकार बनी, लेकिन फिर भी गलत नीतियों से लोकतांत्रिक से क्या हो गया, वो लोकतांत्रिक। आगे चलकर 2017 में उसको उसके पद से हटा दिया गया। यानी कि इसकी सरकार का क्या हो गया, अंत हो गया। क्यों? क्योंकि गलत नीतियां और गलत व्यवहार उसने अपनी जनता हो, मीडिया हो, सरकारी जो भी आंदोलन है उनके खिलाफ या न्यायालय हो, सबके खिलाफ किया। लोकतांत्रिक होने के बावजूद भी, प्रसिद्ध होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसकी जो प्रजा थी या जनता थी उसने उसको उसके पद से हटा दिया। कब? 2017 को। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। कौन सा? एक व्यक्ति एक वोट का मोल। यानी कि कहने का मतलब कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अधिकार था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह थी जहां पर मतदान को लेकर मतभेद था। महिलाओं को वोट नहीं दिया जाता था, अल्पसंख्यक जो रूसी होते थे उनको वोट नहीं दिया जाता था, साथ में जो फिजी में भारतीय मूल के थे उनका मत फिजी के मुकाबले आधा समझा जाता था। ठीक है। उसके बाद में कानून का राज और अधिकारों का आधार, कानून का राज भी बन गया, राष्ट्रपति बन गए, लोकतांत्रिक पद्धति में आप लोकप्रिय हो गए, लेकिन आपके गलत व्यवहार और नीतियों की वजह से आप लोकतांत्रिक से अलोकतांत्रिक हो गए। गलत नीतियाँ जो रॉबर्ट मुगाबे ने की वो मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या उसने गलत किया। गैर कानूनी घोषित कर दिया आंदोलन को, या जो भी उसके विरोधी प्रदर्शन हुए उनको, न्यायालय को अपने नियंत्रण में ले लिया, टेलीविज़न हुआ या रेडियो हुआ उसको ये पाबंद कर दिया गया कि आप सरकार विरोधी कोई भी चीज़ नहीं दिखाएंगे ना बताएंगे। अखबार को स्वतंत्र रखा, लेकिन आलोचना करने के ऊपर, आलोचना जो करता था लेखक उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता था, उसको परेशान किया जाता था। स्वतंत्र न्यायपालिका थी लेकिन फिर भी जज के ऊपर दबाव बनाया जाता था। तो इस प्रकार से वहाँ की जनता ने त्रस्त होकर, परेशान होकर 2017 में रॉबर्ट जो मुगाबे है उसको उसके पद से हटा दिया। तो इसी के साथ आपका जो पॉलिटिकल का जो चैप्टर है पहला वो समाप्त हो चुका है। क्या विशेषताएं हैं, उसकी विशेषता, उसके पक्ष में तर्क और उसका नुकसान हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद में हमने देखा कि कौन से देश में लोकतांत्रिक पद्धति है या नहीं है, पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, मैक्सिको हो, वहाँ पर किस प्रकार की सरकारें कार्य करती थी।
एक वोट के बारे में हमने देख लिया कि एक वोट एक अधिकार मिला है कि नहीं मिला है, किस प्रकार का भेदभाव किया है, और कानूनी आधार का हमने देख लिया, कानूनी राज, ये सारी चीज़ें हमने अध्ययन कर ली। लोकतंत्र के बारे में हमने देख लिया कि लोकतंत्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो इस पहले चैप्टर का आपका समापन हो चुका है।